अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हमने आपको 4 तारीख को बता दिया था कि सुहेल अफरीदी की खुफिया मुलाकात हुई है। अब उसको बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग अपने अंदरूनी ज़राए के हवाले से भी कह रहे हैं कि हमारे अंदरूनी ज़राए, हमारे कुछ ज़राए, लेकिन हमने आपको सबसे पहले बताया था उस मुलाकात में सुहेल अफरीदी को जो थ्रेट किया गया था उसके हवाले से भी हमने बताया था। और अभी जो उसमें लेटेस्ट अपडेट हैं कि सुहेल अफरीदी की अब जो अंदर की प्लानिंग है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और जो ये एक मुआहदा हुआ है मक्का मुआहदा के नाम से, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये मक्का मुआहदा हुआ है इसके हवाले से बताता हूँ। सुहेल अफरीदी का टॉपिक थोड़ा मैं एंड पे जाके रखूँगा। अब मैं आपको बताऊँ कि जो ये मक्का मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के मुताबिक इस तरह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, अगर इन ममालिक में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई अटैक होता है तो ये इन तीनों ममालिक के ऊपर अटैक तस्वर किया जाएगा। ये आप इसको कह रहे हैं मिनी नेटो एलाइज। जो नेटो के ममालिक हैं उसमें तुर्की भी सबसे बड़ा वहाँ पे अपनी फौज देता है, हथियार देता है। तुर्की बहुत बड़ा नेटो का अलाई है। अब नेटो के अलाई में क्या है कि कोई एक मुल्क जिसके ऊपर कोई हमला कर दे तो सारे ममालिक उसके ऊपर मिल के हमला करते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में आया था अमेरिका ने अटैक किया और उसके बाद तुर्की भी शामिल हुआ अफगानिस्तान के ऊपर अटैक में, क्योंकि वो नेटो का इत्तेहादी मुल्क था। अब इसमें यह सिचुएशन है कि क्या ये तीनों ममालिक, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये तीनों ममालिक अमेरिका की परमिशन के बगैर इतना बड़ा एक दिफाई मुआहदा कर सकते हैं? जो सऊदी अरब है उसका आज तक जो दिफाई इंतसार था वो था इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। लेकिन जब ये ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होती है उसके बाद ये वाला जो इत्तेहाद सामने आता है, इससे पहले जो एक इत्तेहाद था पाकिस्तान का और सऊदी अरब का, उनका इत्तेहाद अपनी जगह पे कायम था। उस इत्तेहाद की वजह से सऊदी अरब के ऊपर बहुत कम अटैक किए ईरान ने। अब दुबई के साथ या यूएई के साथ इत्तेहाद नहीं था पाकिस्तान का, वहां पे काफी ज्यादा अटैक्स किए ईरान ने। अब यहाँ पे अंदर तुर्की को लेके आने की जरूरत क्या है? तुर्की को अंदर लेके आने की जरूरत ये है कि अगर तुर्की या पाकिस्तान ये दोनों सपोर्ट में आते हैं इसकी, सऊदी अरब की, और अगर ईरान तुर्की के ऊपर अटैक कर देता है उसके बदले में, या सऊदी अरब के मतलब के मुहाफिज के तौर पे जो काम करेगा तुर्की, अगर ईरान वहां पे अटैक करता है तुर्की के ऊपर तो उधर से जो नेटो है वो भी ईरान के ऊपर चढ़ जाएगी। अब ये एक जरा इस चीज को देखें कि ये मुआहदा हुआ किस तरह है। पाकिस्तान तो अमेरिका का कहता है खुद को कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान वेंटिलेटर के ऊपर है एक्चुअली में जो असल पोजीशन है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये पैदा होती है कि ये तमाम ममालिक जो अब नेटो भी हो गया अंदर इन्वॉल्व इसके सऊदी अरब के इत्तेहाद में, और पाकिस्तान भी एक जोरी ताकत है। अच्छा, पाकिस्तान को इसमें फायदा क्या है? पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ उधार के तौर पे जो अपना तेल लेता है या पैसा लेता है, पाकिस्तान को सिर्फ वही फायदा है। अब इसके ऊपर कुछ ये टाउट साफी हैं वो बड़ी बगलें बजा रहे हैं कि देखिए जी पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया। देखिए, क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लेके आने लगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ी सी भीख देंगे कि हाँ जी आप ये भीख पकड़ लें और ठीक है अब आगे चलें, हमारा दिफा करें आप लोग बैठ के। इसके ऊपर सुभाष गिल ने बड़ी एक डिटेल के साथ बात की है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, जो मुझे या जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि इसमें ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया है कि आप जो अपने हरमज वाला मामला है, या जो अमेरिका यहाँ पे बैठ के कर रहा है अपने हरमज को कंट्रोल कर रहा है, इसके हवाले से जो सऊदी सहाफ़ी हैं वो भी एक खबर करते हैं। क्योंकि सऊदीया में पता मसला क्या है, सऊदीया में सहाफत नहीं है। सऊदीया में ये जो बादशाहत है ये जो पैगाम देना चाह रहे होते हैं ये अपने सहाफ़ियों के जरिए पैगाम आगे पहुंचा देते हैं कि देखें हम ये करना चाहते हैं और हमारा ये मकसद है। अब जो सऊदी एक सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अपना हरमज में बहरी कज़ाक बैठे हुए हैं ये उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। अब बहरी कज़ाक वो किनको कह रहे हैं? ईरान को। और दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो यहाँ पे अपनी एक लगातार जंग को बढ़ाई जा रहा है उसके खिलाफ भी ये इत्तेहाद है। अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद करना
ये इन ममालिक के बस की तो बात है ही नहीं, खसूसन जब पाकिस्तान अंदर शामिल हो। पाकिस्तान वो बिल्कुल अमेरिका का पिट्ठू है, सीधी सी बात है। जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये अमेरिका को कभी ना कर ही नहीं सकते। और अब अगर ये लोग एक इत्तेहाद करते हैं तो इसमें अमेरिका की परमिशन बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। अमेरिका की परमिशन के बगैर ये इत्तेहाद नहीं किया इन लोगों ने। और अब अगर ईरान के ऊपर इस सिचुएशन में एक प्रेशर ये बना रहे हैं कि हम तो यहाँ पे बहुत बड़ा खिते में एक इस्तेकाम लेके आएंगे, खिते में अमन लेके आएंगे। ये अमन तब आएगा जब आप इस खिते से अमेरिका जैसे जो एक शैतानी लोग हैं, शैतानी माइंडसेट के लोग हैं, उन लोगों की यहाँ से जो भी आप लोगों के पास उनके अड्डे हैं इस खिते में, जब तक वो यहाँ से नहीं निकलेंगे तो मशरिक़ वुस्ता में कोई अमन नहीं आने वाला। और पाकिस्तान फुली तौर पे डिपेंडेंट है मशरिक़ वुस्ता के ऊपर। ये ऑयल वहाँ से लेता है, ये गैस वहाँ से लेता है, ये पैसे उधार लेनी हो ये वहाँ से लेता है। तो पाकिस्तान इस वजह से इस मुआहदे में शामिल हुआ है कि देखें हमें तो अमेरिका साहब बहादुर की तरफ से ये एक ऑर्डर है और हमने शामिल होना है। ये एक इसकी असल में जो हकीकत है, ये जो अभी मक्का मुआहदे के ऊपर बात हो रही है, इसके हवाले से रजब तैयब उर्दगान ने भी कहा कि ये जो हमारा मुआहदा है ये हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये हमारी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए है। तो सऊदीया के पास कौन सी दिफाई सलाहियत है? सऊदीया के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनके पास पैसा है। पाकिस्तान के पास जोरी सलाहियत है लेकिन सऊदीया के पास नहीं है, ना तुर्की के पास जोरी सलाहियत है। वो पाकिस्तान को अपने जोरी सलाहियत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और ये आगे इसके ऊपर काफी ज्यादा बात हो रही है कि ये मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद है, फलाह हो गया, ये हो गया। देखिए मुस्लिम उम्मा का अगर इत्तेहाद होता तो इसमें ईरान शामिल होता, इसमें उर्दन शामिल होता। हालांकि उर्दन बहुत प्रो इसराइल है। उसके अलावा बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, यूएई है, कतर है, ये ममालिक शामिल हों तो पता चले कि ये वाकई ही एक मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है। अभी ये मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नहीं है, ये सिर्फ ईरान के खिलाफ इत्तेहाद है। जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा इसके ऊपर एनालिसिस है, वो यही है कि ये ईरान के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे उसको तंग करने के लिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी जंग, ये वाली जंग ख़त्म करे। क्योंकि आगे अमेरिका में आने वाले मिड टर्म इलेक्शन, अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले ट्रंप ये वाली जंग यहाँ से ख़त्म करके नहीं जाता, आज भी ट्रंप कह रहा है कि हमारा अपने एयरबेस के ऊपर कंट्रोल है। अगर इसी तरह की इसकी हटदर्मी रही और ये यहाँ से जंग खत्म करके ना गया ट्रंप, तो उसके लिए आगे मुश्किलात है मिड टर्म इलेक्शन में। वो मिड टर्म इलेक्शन हार भी सकता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मिड टर्म के इलेक्शन हार जाए। और इसलिए उसने अपने जो मोरे हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ट्रंप ने कि अब भाई मुझे बचाने के लिए भी ज़रा आप अंदर इस्तेमाल हो ना, और एक मुआहदा करें और ईरान के ऊपर ये प्रेशर बनाएं कि वो ये वाली जो जंग है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे। लेकिन ईरान इसको लंबा लेके जाना चाहता है ताकि हम ये मिड टर्म का जो इलेक्शन है ये ट्रंप को इन इलेक्शन में शिकस्त हो जाए और उसके बाद अब आगे बाद में देखेंगे किस तरह हमने ये जंग खत्म करनी है। अब जरा मैं आता हूँ कि जो ईरान का एक स्पीकर वजीर खारजा है वो तो इसको खुश आइंद कह रहे हैं कि देखें ये बहुत अच्छी है, उसने उम्मा को इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए, मिल के आगे चलना चाहिए। लेकिन उनके एक आला ओहदेदार है वो ये कह रहे हैं कि देखें जब अमेरिका जैसी एक पावरफुल मुल्क वो यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन नहीं दे सका जो उसकी ख्वाहिश थी, तो ये ममालिक भी इसको नहीं बचा सकेंगे जो अभी ये कोशिश कर रहा है सऊदी अरब। मतलब कि वो सऊदी अरब के ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहा था कि सऊदी अरब को इस तरह जो एक मुआहदे हैं उनकी बजाय अमन की तरफ आना चाहिए। तो ये जो एक मुकम्मल तौर पे मुआहदे की मैंने आपको मुख्तसर सी और टू द पॉइंट चीज़ बता दी है कि ये जो एक एक्चुअली में इस मुआहदे का मकसद क्या है और ये मुआहदा आगे जाके किस तरह एक्सपोज भी होगा वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे। लेकिन मेरा अभी तक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था। अब मैं ज़रा आता हूँ कि सुहेल अफरीदी के मामलात की तरफ। कि सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात हुई, एक तो वो हमने सबसे पहले आपको ब्रेक की, अब काफ़ी ज़्यादा लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई फलां से हुई फलां से हुई। वो एक अलग टॉपिक है, मुलाकात हो गई, सुहेल अफरीदी ने डेट दे दी। अब इसे आगे वो क्या करना चाह रहे हैं? सुहेल अफरीदी अब ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक मोबिलाइजेशन के लिए पंजाब में, सिंध में, केपी में तो ऑलरेडी वो है, केपी में वो ड्यूटियाँ लगाने लगे हैं। वहाँ पे जो वज़रा हैं उनकी
और बाकी पंजाब में वो कहते हैं मैं खुद जाऊंगा, सिंध में मैं खुद जाऊंगा। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट कही थी सुहेल अफरीदी को, अगर सुहेल अफरीदी वही वाली स्ट्रीट मूवमेंट अपनी कंटिन्यू रखते तो आज सुहेल अफरीदी बेशक 27 सितंबर के बजाय 27 अक्टूबर की डेट भी देता तो अवाम उसके साथ जुड़ी रहती। अब मसला ये है कि सुहेल अफरीदी को दोबारा से अवाम के अंदर जाना होगा, अवाम को मोबिलाइज करना होगा। उसके हवाले से वो अपनी प्लानिंग कर चुके हैं कि हमने पहले कहाँ से जाना है। वो ये कोशिश करने लगे हैं कि मियाँ वाली जिस तरह अलीमा खान वहाँ पे इंटर हुई, अब वो भी यही कोशिश करने लगे हैं कि वो वहाँ से मियाँ वाली में एंट्री करेंगे और मियाँ वाली से आगे वो ये वाला रूट लेंगे। और दूसरा रूट वो ये सोची जा रहे हैं कि हम जीटी रोड के ऊपर भी आवाम को मोबिलाइज करें और जीटी रोड का जो ये गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, जेलम, रावलपिंडी ये वाला एरिया जो है वो उनके ज़हन में ये है कि हम इस रोड से जाएं बाय जीटी रोड लाहौर की तरफ और यहाँ पे एक मोबिलाइजेशन करते हुए जाएं। अब यहाँ पे सुहेल अफरीदी कितना कामयाब हो गए ये हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि सुहेल अफरीदी किस तरह ये जो तंजीम है पंजाब की वो कितनी एक्टिव होके सुहेल अफरीदी का साथ देगी। लेकिन जब तक पंजाब इंगेज नहीं करेगा पंजाब पुलिस को, पंजाब की आवाम, पंजाब के वर्कर इंगेज नहीं करेंगे पंजाब पुलिस को, तो पंजाब पुलिस जाएगी इस्लामाबाद भी जाके बैठेगी, अटक पुल के ऊपर भी जाएगी और बाकी जगहों के ऊपर भी जाएगी और वहां पे बैठ के वो शेलिंग भी करेंगे। अब अगर सुहेल अफरीदी ऐसा ऐसा अपना लॉन्ग मार्च लेके आता है जिस तरह इमरान खान लेके आ रहे थे उनके ऊपर, तो फायरिंग हुई और वो लॉन्ग मार्च वहां पे खत्म हो गया। लेकिन जो कश्मीर में जो चल रहा है, उन्होंने जाना था मुजफ्फराबाद की तरफ, कश्मीर के लोगों ने। वो जब निकलते हैं मीरपुर से, वो अपने सारे काफिले लेके निकल रहे होते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो वहां पे जाके वो लोग रावला कोट में अंदर एक कर्फ्यू लगा होता है और उस कर्फ्यू के बाहर, रावला कोट के बाहर ये लोग बैठ जाते हैं और अपना वहां पे प्रोटेस्ट रखते हैं। 2 माह से ऊपर हो चुके हैं, ये लोग अभी तक मुजफ्फराबाद नहीं गए और अपने प्रोटेस्ट लंबा किए जा रहे हैं। अब लंबा प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है कि वहां पे जो फौज है, रेंजर है या बाकी जो लोग हैं वो वहां पे अपना लगातार इनके ऊपर घेराव करके खड़े हैं कि किस तरह हमने इन लोगों को रोकना है। अगर यही वाला पैटर्न सुहेल अफरीदी लेके चलता है, देखो उन्हें अटक तक तो मसला होना नहीं है, लेकिन सुहेल अफरीदी को ये चाहिए, ये वो प्लानिंग, उनकी प्लानिंग भी ये चल रही है और एक जो वो सोच भी रहे हैं वो इस किस्म की है कि वो लोग अटक तक आते आते आराम से, वो सुकून से अटक तक आए और वहां तक आते आते वो कम से कम 10 से 15 दिन लगाएंगे अटक तक आते आते, अटक पुल के ऊपर आते आते। और वहां तक अगर वो आएंगे उसके बाद फिर वो अपनी और आवाम को पीछे से इकट्ठा करेंगे, जैसा एक डी चौक पे होना था कि वहां पे ये लोग बैठते 26 नवंबर को जब ये पहुंचे थे। और उसके बाद पंजाब और केपी ने निकल के आना था पीछे, क्योंकि रास्ते खोल चुके थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे सीधी गोलियां चल गई और आवाम के ऊपर कत्ल गारत कर दी गई, जिस वजह से वो लोग पीछे अटके चले गए, लोग मुतशिर हो गए। अब ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अटक पुल के ऊपर रुकें, आवाम को पीछे से लेके आए, आवाम ज्यादा आएगी तो फिर हम अटक को क्रॉस करेंगे, लेकिन अटक वाली जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अटक को हमने खाली नहीं छोड़ना, अटक के ऊपर भी हमारा एक धरना जारी रहेगा और अटक से आगे जो आवाम आएगी वो इस्लामाबाद की तरफ आके कहाँ पे रुकेगी उसके बारे में अभी तक ये लोग फैसला कर रहे हैं। 2 जगह हैं कि या तो ये अडियाला की तरफ मार्च करेंगे या फिर ये संजानी की तरफ या पिंडी की तरफ, लियाकत बाग वाली साइड पे। ये लोग जो डी चौक है इस्लामाबाद है उसकी तरफ मार्च नहीं करेंगे। अगर उसकी तरफ मार्च करना पड़ा तो उसके बारे में ये प्लानिंग है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद सोचेंगे कि डी चौक की तरफ जाना है या नहीं जाना। अगर डी चौक की तरफ आवाम खुद से निकल गई तो फिर ये लोग वहां पे जाएंगे, अगर आवाम ना निकली तो फिर इन लोगों ने डी चौक की तरफ नहीं जाना। तो ये अब तक की जो अपडेट्स थी हमने आपके सामने रखी हैं। मजीद अपडेट्स जो होंगी वो हम आपके नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।